हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CDP विद वानी। आई होप होंगे, हेल्दी होंगे, अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी दिखा रहे होंगे। आज का वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जिन्होंने अभी अभी 1 साल के अंदर या जो अभी टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, जिनका टीचिंग कोर्स कंप्लीट हो गया हो, चाहे वो टीचिंग कोर्स हो या डिप्लोमा हो, चाहे वो कोई भी टीचिंग कोर्स या डिप्लोमा हो, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बच्चे क्या होते हैं, वो कोई टीचिंग कोर्स कर तो लेते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता टीचिंग कोर्स करने के बाद अगर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इस टीचिंग कोर्स को जो हमने किया है उसको अपने करियर में सक्सेस उसे कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, चाहे आपने कोई भी टीचिंग कोर्स या डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे वो बीएड हो या डीएड हो या जेबीटी हो या बीएलएड हो, कोई भी टीचिंग कोर्स कर रखा हो, तो आगे आपको नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए नेक्स्ट, तो वो चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपको टीचिंग कोर्स करने के बाद जो आपका पहला स्टेप होता है, जो कि होता है आपका, जिसे हम कहते हैं, जिसको कि हम कहते हैं सीटेट। जिसको कि हम कहते हैं सीटेट, जो कि होता है हमारा सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है, हमें कोई भी अगर हम टीचिंग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो DSSB का हो या PRT हो, टीचिंग कोर्स करने के बाद, तो उसके लिए ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो कि हमें कंपलसरी पूरा करना पड़ता है। अगर हमने इस टेस्ट को अगर क्वालिफाई किया है तो ही हम अपना नेक्स्ट स्टेप अपने एग्ज़ाम की तरफ बढ़ा सकते हैं, वरना हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ये सीटेट है क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है, या क्या अप्रोच होगी इसको क्वालिफाई करने की, या कितने मार्क्स का है, ये सारी चीज़ें हम अब आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारा सीटेट है वो कितने मार्क्स का होता है। सीटेट हमारा 150 मार्क्स का होता है, ठीक है, 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस का हमारा ये पेपर होता है। इसका ड्यूरेशन क्या है, 150 मिनट्स, अगर हम मिनट्स में बात करते हैं। और अगर हम आर की बात करें तो 2.5 आवर्स हमें इस पेपर को अटेम्प्ट करने को मिलता है, जिसमें हमें 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। मोड की बात करें तो ये हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है, एज़ पर हमारी नोटिफिकेशन या जो भी हमें नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के, जब एग्ज़ाम के बारे में हमें पता लगता है उस टाइम हमें ये नोटिफिकेशन या ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाती है कि जो पेपर होगा वो ऑनलाइन कंडक्ट होगा या ऑफलाइन कंडक्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 150 के 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा कि जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस इसमें आते हैं, क्या ड्यूरेशन है पेपर की, क्या मोड रहा, क्या मोड होगा एग्ज़ाम का, या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 और पेपर 2 क्या है ये बताती हूँ मैं आपको। जो पेपर 1 होता है वो हमारा होता है प्राइमरी स्टेज के लिए, यानी कि 1 to 5th क्लास के लिए। और जो पेपर 2 होता है वो होता है हमारी एलिमेंट्री स्टेज के लिए।
जो कि हमारा 6 to 10th के लिए होता है। अब पेपर 1 में क्या है और पेपर 2 में क्या क्या है ये हम देखते हैं। तो अगर पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं, पेपर 1 हमारा वही, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा CDP, जिसको कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं, जो कि हमारा 30 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारे, इसको भी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बट अभी हम ये देख लेते हैं कि पेपर में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड जो सब्जेक्ट आता है वो आता है हमारा EVS एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो कि हमारे 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 30 ही क्वेश्चन आते हैं और 30 ही मार्क्स के होते हैं। फिर तीसरा आता है हमारा मैथ्स, ठीक है, फिर इसमें भी हमारे 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स क्वेश्चंस और 30 मार्क्स ही होते हैं। फिर आता है लैंग्वेज 1, इसमें भी हमारे 30 मार्क्स का लैंग्वेज 1 होता है और लैंग्वेज 2 भी हमारा 30 मार्क्स का ही होता है। और देखा जाए तो पूरा पेपर जो होता है वो हमारा 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा पेपर 1। अगर हम अब पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा CDP। पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा CDP, ठीक है, जो कि 30 मार्क्स की आती है हमारी। और सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट है पेपर 2 में वो क्या है, इसमें हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें कि हमारा SST होता है, या साइंस या मैथ्स में से हमें कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है एज़ पर योर क्वालिफ़िकेशन। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है या जो भी आपका इंटरेस्ट है या जिसमें भी आपने अपना DLED किया है, या आपने साइंस या मैथ्स से किया है तो आप साइंस और मैथ्स लेंगे, या आपने SST उसमें आपका ऑप्शनल लिया है तो आप उसको SST चूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे 60 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जैसे पेपर 1 में हमारा था, उसी तरीके से 30 मार्क्स के हमारे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होंगे। इसी तरीके से ये भी हमारा पूरा पेपर 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे आ जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेपर 2 होता है वो हमारा ऑप्शनल होता है, यानी कि उसमें हमें 2 तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शंस किस किस में मिलते हैं जब हमें सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है? एक तो सोशल साइंस, एक तो हमें मिलता है सोशल साइंस, एक मिलता है हमें साइंस या मैथ्स। एज पर योर क्वालिफिकेशन आपको इसको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। फिर हम आते हैं कि अदर पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं, तो वो डाउट ये क्लियर करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि वैलिडिटी क्या होगी, यानी कि आपने अगर एग्ज़ाम दे दिया तो क्या वो आप एग्ज़ाम आपको हर ईयर देना पड़ेगा, या वो आपका लाइफ टाइम के लिए वही जो आपने एग्ज़ाम दिया है, जो आपने क्वालिफाई किया है वो काफ़ी है। तो अगर हम बात करते हैं पहले, यानी कि पहले की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका CTET था वो आपको हर 5 ईयर्स में देना पड़ता था, ठीक है। ये तो हमारा पास्ट की बात। बट अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो जो आपकी वैलिडिटी है CTET को क्वालिफाई करने के बाद वो आपकी लाइफ टाइम हो गई है। आपको पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार आपको CTET का पेपर क्वालिफाई करना है बस, और फिर आपको किसी तरीके का कोई पेपर नहीं देना, सिर्फ आपको अपना जो टीचिंग एग्ज़ाम है उसके बाद वो देना है, और ये आपका लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा जो डाउट रहता है बच्चों को वो क्या है कि अपीयरिंग, क्या हम इस पेपर को हम किस टाइम पे अपीयर कर सकते हैं, या हम कब ये पेपर दे सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ पहले की, तो ये पेपर आप सेकेंड ईयर में, जो कोई भी आपका टीचिंग कोर्स का अगर आप किसी सेकेंड ईयर में है तो आप ये पेपर दे सकते थे। बट अब जो है, चाहे आपने टीचिंग कोर्स या टीचिंग डिप्लोमा में एनरोल ही क्यों ना किया हो, यानी कि जो आपका फर्स्ट डे भी हो अगर कॉलेज का, तो भी आप इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल हैं, आप इस पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ और पॉइंट्स जो कि हमें याद रखना है जब भी हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं, वो क्या है, सबसे पहले जो है वो है रोड लर्निंग हमें नहीं करनी।
कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो CDP हो, EVS हो, कोई लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, हमें रोट लर्निंग नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। हमें चीज़ों में कंसेप्ट क्लैरिटी लेके आनी है, क्योंकि आप कुछ चीज़ें तो रोट लर्निंग से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, बट कुछ जो क्वेश्चंस है जो कि हमारे पेडागोजी बेस्ड होते हैं, उनमें हमें कंसेप्ट क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए रोट लर्निंग को ख़त्म करके हमें कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है। तीसरा, किसी भी कंसेप्ट को हमें समझना है, ना कि उसको रटना है, क्योंकि रटने से वो कुछ टाइम तक तो याद रहेगा, बट हम उसको, उस जो रटा है हमने जो भी कंसेप्ट, उसे हम पेपर में जब क्वेश्चन आएगा उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है प्रैक्टिस। जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करनी कहाँ से है, प्रैक्टिस कहाँ से करें हम? तो सबसे पहले तो अगर हमें बात करो तो जितना हो सके अपने कंटेंट को रिवाइज करें। जितना हो सके सुबह उठ के सबसे पहले जो भी आपने कल पढ़ा उसको रिवाइज करो। जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो, क्योंकि एक बार पढ़ लेने से चीज़ें नहीं आती हैं, बार बार उसको रिवाइज जब तक हम नहीं करेंगे वो हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगे। तीसरा, कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। और कौन से ईयर के लगाने हैं? 20 to 24 के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको लगाने हैं। और ये पेपर अवेलेबल कहाँ होंगे? तो आप जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, या तो आप इस पे जाके पेपर को सॉल्व कीजिए। और ये आपको तब करना है जब आपका कंटेंट पूरी तरीके से आपने रिवाइज कर लिया, क्योंकि बीच में लगाओगे तो वही आपका क्वेश्चंस नहीं बनेंगे और वही आपको डिमोटिवेशन होगा। तो इसलिए ये प्रीवियस ईयर तब लगाने हैं आपको जब आपका कंटेंट पूरी तरीके से रेडी हो जाए, आपकी पूरे कंटेंट पे पकड़ हो जाए, तब आपको ये पेपर लगाने हैं। ठीक है, या तो आपको ये मिल जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट की पे सीटेट की, या जो मैं आपको कराऊंगी वो तो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, फिर आते हैं एक, अभी कुछ टाइम से एक नया टाइप का क्वेश्चन देखा गया है सीटेट के पेपर में, वो है असर्शन और रीजनिंग। असर्शन और रीजनिंग है क्या? आपको कुछ स्टेटमेंट दे दी जाती है, ठीक है, और नीचे कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। इन स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बताना पड़ता है कि ये जो पॉइंट्स है ये सही है या गलत है। ठीक है, ये होते हैं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन। इनकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, या आप अगर प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो ये आपको उन एक प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो थी मोटी मोटी बात। ठीक है, अब बात करते हैं हम उन चीज़ की जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने या आप जब एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने जाते हैं तब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये मेरे एक सजेशंस के तौर पे है, या आप जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। जैसे मैं बात करती हूँ सबसे पहले तो ये कि आपको जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपको लैंग्वेज 1 अपना हिंदी भरना चाहिए और लैंग्वेज 2 आपको इंग्लिश भरना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भरते हैं तो इसमें क्या होता है, आपके 15 मार्क्स का तो आपके क्वेश्चंस होते हैं, बट 15 मार्क्स का जो होता है वो आपका पोइट्री और पैसेज होता है। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भरते हैं तो आपको एक देखने को मिलता है, अगर फर्स्ट लैंग्वेज आप इंग्लिश भरते हैं तो आपको उसमें एक पोइट्री और एक पैसेज देखने को मिलता है। पैसेज तो आप सॉल्व कर लेंगे, बट पोइट्री को सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश पहले से ही कमज़ोर है। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े हैं या जिनका जो कंसेप्ट्स हैं इंग्लिश के वो क्लियर हैं वो तो इसको कर लेंगे, बट जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनको पोइट्री को सॉल्व करने में थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें कुछ पोइटिक डिवाइसेस होते हैं जो पूछे जाते हैं। इसीलिए आप ये डिफ़िकल्टी फेस ना करें,
इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भरें, क्योंकि हिंदी की जो पोइट्री होती है इंग्लिश के कंपैरिजन में सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है। इसीलिए आप फर्स्ट लैंग्वेज अपनी हिंदी भरें, जिसमें कि आपकी एक पोइट्री एक पैसेज आएगा, ठीक है, और एक पैसेज आएगा और दूसरे में आपके दोनों ही पैसेज आते हैं। इसीलिए इंग्लिश के पैसेज सॉल्व करना इजी है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लैंग्वेज सेकेंड अपनी इंग्लिश फिल करें और लैंग्वेज वन अपनी हिंदी फिल करें। ये तो हो गई हमारी एक बात। दूसरी बात पे अगर हम आए तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपको अपना कॉलेज का नाम नहीं शो होता, तो इसीलिए वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर्स का जाके, तो वहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम फिल कर देना है, ठीक है। फिर तीसरी बात ये तो हुई दूसरी बात। फिर आते हैं हम तीसरी बात पे, जो कि है हमारी जो हमारा ये सीटेट का जो पेपर होता है ये हमारे क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि हमें इसमें 90 मार्क्स चाहिए पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। इस पेपर में आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आपको खुद से लड़ना है। आप जितने मार्क्स ला सकते हो बट 90 अबव लाने हैं आपको, या आप 90 अगर मार्क्स लेके आते हो तो आपका ये पेपर क्वालिफाई माना जाता है। आप किसी भी और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि इस पेपर से ना आपको जॉब मिलनी ना कुछ और, तो बस ये पेपर क्वालिफाई नेचर का होता है ताकि आप अपने अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स में बैठ सको, एलिजिबल हो सको। तो कुछ बच्चे तो होते हैं जो 90 मार्क्स लाकर भी खुश रहते हैं कि भाई उनका पेपर क्वालिफाई हो गया, वो अब नेक्स्ट अपना स्टेप बढ़ा सकते हैं, अपने सक्सेस को आगे ले जा सकते हैं कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देके। बट कुछ बच्चे होते हैं भाई जो सेटिस्फाइड नहीं होते 90 मार्क्स से, उन्हें ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं, तो वो फिर इसको री अप्लाई करते हैं पेपर को, वो नेक्स्ट ईयर फिर पेपर देते हैं और जो सर्टिफिकेट उनके हाई नंबर्स का जो सर्टिफिकेट उन्हें मिलता है उस सर्टिफिकेट को वो आगे यूज़ करते हैं। बट जिनको वही पास होना है वो तो उनके लिए तो 90 मार्क्स भी बहुत है, ठीक है ना, पास होने के लिए। तो यह था आज का जो वीडियो था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी और आपको ये पता लगा होगा कि आप अब हमने टीचिंग कोर्स तो कर लिया है बट अगर हमें नेक्स्ट अब करना क्या है, तो आई होप आप तक ये पहुंचा होगा कि आगे आपको क्या करना है। आपके कोई डाउट होंगे तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो आज के लिए ये यहीं पे वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस जो हमारा सीटेट एग्ज़ाम है इसका क्या सिलेबस रहेगा,